मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में संबोधित करें। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। अध्यात्म की एक प्रेरणा यहां से प्राप्त होती है। देश के अंदर शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में प्रयागराज का अपना महत्व रहा है। आज से 12,000 वर्ष पहले महर्षि भारद्वाज का गुरुकुल, जिसे आप भारत का पहला गुरुकुल कह सकते हैं, इसी प्रयागराज की धरती पर। और प्रयागराज हमारा न्याय का पवित्र मंदिर भी है, जहां पर अपनों से जब कोई व्यक्ति पीड़ित होता है, प्रताड़ित होता है, जीवन की हर प्रकार की आस और विश्वास को खो देता है, तो बड़ी आशा भरी निगाहों से वह फिर न्याय के इस मंदिर की ओर देखता है और यहां पर उसे जो राह मिलती है वह जीवन की एक नई राह होती है। और बार और बैंक का यह समन्वय आज यहां पर इसे इस रूप में प्रस्तुत करने का कार्य भी कर रहा है। जब बार एसोसिएशन अपने 150 वर्ष पूर्ण कर रहा है, ये महज संजोगी है कि देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव भी पूर्ण किया है। आजादी की लड़ाई कोई सामान्य लड़ाई नहीं, एक लंबे समय तक लड़ी गई वह लड़ाई थी जो भारत को भारत के रूप में प्रस्तुत करने और किसी भी प्रकार की दासता से मुक्त करने का एक बृहद अभियान था। और जैसे कि यहां पर माननीय मुख्य न्यायमूर्ति जी ने, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी ने अपने उद्बोधन में भी इस बात को कहा कि अधिवक्ता समुदाय ने आजादी की इस लड़ाई में बढ़ चढ़ करके न केवल भाग लिया बल्कि देश को नेतृत्व भी दिया। देश की आजादी को एक नई दिशा देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी रहे हों, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हों, भारत की संविधान सभा के कार्यकारी अध्यक्ष श्री सच्चिदानंद सिन्हा रहे हों, या फिर देश के संविधान को एक स्वरूप देने वाले उसकी शिल्पी के रूप में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे हों, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, या देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हों, देश का हर वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिसने उस कालखंड में जुल्म की परवाह के बगैर लगातार देश की आजादी के लिए लड़ता रहा, जूझता रहा, उसमें अधिवक्ता समुदाय अग्रणी भूमिका में था और अपनी इस पुरातन पहचान को एक बार फिर से आगे ले जाने की आवश्यकता है। और इसमें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की तो अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हर एक क्षेत्र में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देश को नेतृत्व दिया है। जब पिछले दिनों मैं देख रहा था, दिल्ली में चीफ मिनिस्टर्स और चीफ जस्टिसेस की एक बैठक थी। देश के अंदर लोक अदालत के परिणाम क्या हैं, जब ये आ रहा था तो पूरे देश के अंदर जितने मुकदमों का निस्तारण हुआ था उनमें से आधे से अधिक अकेले उत्तर प्रदेश से हुई। यानी उत्तर प्रदेश कौन सा ऐसा क्षेत्र था जिसमें उसने नेतृत्व न दिया हो, और आज फिर उस भूमिका के साथ उत्तर प्रदेश जाना जा रहा है। लेकिन ये एक सामूहिकता का प्रयास है। मेरे पास ओझा जी जब आए थे कि हमारे बार का 150 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है, हम एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, और इस कार्यक्रम में अगर आप भी आते तो अच्छा रहता। मैंने कहा, कार्यक्रम ये बताइए केवल बार का ही है या इसमें बेंच भी है? उन्होंने कहा नहीं, हमने वहां पर मुख्य न्यायमूर्ति महोदय से भी और अपने अन्य वरिष्ठ न्यायमूर्तियों
गणों से भी हमारी चर्चा हो गई, सभी लोग इसमें कार्यक्रम में सहभागी बनेंगे और मिलकर के कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। तो मैंने कहा मैं जरूर इसमें प्रयास करूंगा मैं भी आने का। और मुझे प्रसन्नता है कि आज ये कार्यक्रम यहां पर मिलकर के अपने गौरवपूर्ण 150 वर्षों की यात्रा के अवलोकन का एक अवसर हमें प्रदान कर रहा है। इन 150 वर्षों में हमने क्या पाया और क्या खोया है, इसमें जरूर चिंतन होना चाहिए। हम सबको इसमें मनन करना चाहिए, क्योंकि देश जब अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, आजादी के अमृत महोत्सव के इस कालखंड में भारत ने क्या पाया क्या खोया, इन सब पर चिंतन हुआ। और जब अमृत काल में भारत प्रवेश किया तो 2 उपलब्धियां भारत के साथ तत्काल लगी हैं। एक, भारत उस ब्रिटेन को पिछाड़ करके, जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत पे शासन किया था, उसे पछाड़ करके दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना। दूसरा, दुनिया के उन 20 बड़े देशों को जिन्हें G20 के रूप में जाना जाता है, उनका नेतृत्व अमृत काल में भारतवर्ष को प्राप्त हुआ है। मित्रों, ये G20 के 20 वे बड़े देश हैं जिनके पास दुनिया की 60% आबादी निवास करती है, 75% ट्रेड पर जिनका अधिकार है, 85% जीडीपी पर जिनका अधिकार है, और दुनिया के अंदर 90% से अधिक रिसर्च और पेटेंट पर जिन देशों का अधिकार है। आजादी के अमृत महोत्सव के प्रथम वर्ष में ही उन देशों का नेतृत्व भारत को प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वे देश अगले 1 वर्ष तक दुनिया के अंदर विश्व शांति और मानवता के कल्याण का मार्ग कैसे प्रशस्त होना है, इसके बारे में व्यापक चिंतन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी G20 से संबंधित 4 महानगरों में 11 समिट होने जा रहे हैं। मैं स्वयं भी उन कार्यक्रमों की तैयारी में व्यस्त था और उन कार्यक्रमों की तैयारी के साथ हम जुड़े हुए थे। अलग अलग स्तर पर ये बैठकें होनी है, लेकिन एक अवसर मिला है वैश्विक मंच पर उत्तर प्रदेश को और देश को प्रस्तुत करने का। अपने आप को हम उन मंचों के सामने प्रस्तुत कर सकेंगे कि हमारे पास कितना पोटेंशियल है, हम दुनिया के लिए क्या कुछ कर सकने की क्षमता रखते हैं। यह सब कुछ बताने का एक अवसर हम सबके सामने होगा और इस अवसर के लिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार तो व्यक्त करते ही हैं, लेकिन साथ साथ हर भारतवासी को इस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि अवसर उन्हें प्राप्त हुआ और पूरा देश आजादी के अमृत महोत्सव के साथ किस रूप में एक साथ जुड़ता हुआ दिखाई दिया है। हर घर तिरंगा, उसका एक उदाहरण भी हम सब ने देखा है। पर्व और त्योहार एकांगी के विषय नहीं होते। आपने देखा होगा कुंभ का आयोजन होता है तो हम अपने घर में नहीं मनाते, हम आते हैं जाकर के डुबकी लगाते हैं संगम के तट पर जाकर के। भारतीय मनीषा ने कभी भी जीवन को दुविधा में नहीं डाला है, उसकी दिशा बहुत स्पष्ट है और ये मान के चलता है कि इस पूरी व्यवस्था को संचालन अगर करना है तो अकेले कोई नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति अकेले उसका संचालन नहीं कर सकता, कोई वस्तु अकेले नहीं कर सकती है। प्रयागराज में ही संगम क्यों हुआ? गंगा और यमुना तो हम देखते हैं, अदृश्य सरस्वती के दर्शन भी हमें वहां होते हैं। पूरा देश आता है, बड़ी श्रद्धा के साथ आता है। हमने इस पूरी चराचर व्यवस्था को अलग अलग पार्टों में बांध करके कभी नहीं देखा। भारतीय मनीषा ने तो एक बात साफ कही कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक है, विद्वान लोग उसे अलग अलग नामों से, अलग अलग परिभाषा से उसको परिभाषित करते हैं। और यही स्थिति हम सब की है। अगर हम उस सत्य को समझने का प्रयास करें तो फिर कभी भी टकराव की नौबत आएगी ही नहीं।
किसी भी स्तर पर टकराव की नौबत आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि सबका लक्ष्य एक ही है कि सबको न्याय मिले।